हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पाया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी 2021 वाली, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो श्वसन तंत्र जिसको कहा जाता है ह्यूमन बींग्स में जो श्वसन तंत्र पाया जाता है मेनली, तो उसकी बात करेंगे। अब देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय एक्सचेंज बोलते हैं। उसके अंदर O2 आएगी और CO2 का बाहर छोड़ा जाएगा। तो वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, निःश्वसन, उच्च श्वसन, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021 से जो रिगार्डिंग है, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग होता है उसके अंदर, आप भी जानते हैं ब्रीथिंग होगा, श्वास, ऐसा कुछ वर्ड बोला जाता है, उसको ब्रीथिंग बोला जाता है। ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, श्वसन अंदर आएगा और बाहर जाएगा, यानी कि सांस लेंगे गैसों का। वो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर क्या होती है, सभी गैसेज पाई जाती हैं। नाइट्रोजन है 78% होती है, 78%, और ऑक्सीजन है 21% होती है, 0.03% कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर गैसेज भी पाई जाती है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, अलग अलग कंटेंट होती है सभी की। तो ये क्या होता है, वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर सारी गैसेज प्रेजेंट है। अब ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी को क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑक्सीजन की। ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन आ जा हमें, मेरे पास मेरे को आवश्यकता है, ऐसा तो होगा नहीं उसके अंदर। तो ये सिस्टम बना रहता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, सारी गैसेज जाएंगी और फिर बाद में चाहिए कौन सी, हमें चाहिए ओनली फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रखेगा और फिर बाद में ये वायु कूपिका तक जाएगा, फिर बाद में ऑक्सीजन रखेगा। ऑक्सीजन रखने के बाद में ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा हीमोग्लोबिन, ये सेल्स के अंदर लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ये सारी चीजें समझाऊंगा किस तरीके से प्रोसेस होती है। और फिर बाद में CO2 क्या होता है, रिलीज कर दिया जाए, अदर गैसेज को भी रिलीज कर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल। ऑक्सीडेशन होगा फूड का, वो किस में होगा, सेल के अंदर होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसका ये डायग्राम बना रखा है हम लोगों ने। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, नोज वाला सिस्टम, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोला जाता है, नासा द्वार। तो यहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद में किसके अंदर जाएगी, जैसे गैसेज है ना, गैसेज फिर बाद में जाएगी इस वाले फेरिंग्स वाले रीजन में। फेरिंग्स वाले रीजन के बाद में देखो नासा द्वार क्या होता है, एक ऑर्ग हम बात कर सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। एक तो होता है नोसल कैविटी और एक होता है ओरल कैविटी। देखिए नोज सॉरी नोस्ट्री वाला सिस्टम, ठीक है ना, नोज वाला, और एक होता है माउथ वाला। तो इन दोनों के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। ज्यादातर नोज के द्वारा श्वसन लिया जाता है, कुछ यानी कि श्वसन मुख के द्वारा भी लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों पार्टिसिपेट करता है, तो ये श्वसन मार्ग के रूप में कार्य करेंगे। श्वसन मार्ग कौन से हो गए, एक तो नोस्ट्रिल वाला सिस्टम, नोस्ट्रिल, और एक कौन सा हो गया, माउथ, ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा श्वसन लिया जाता है। अब देखिए काफी जैसे प्रिमिटिव जो फाइलम है उनके अंदर क्या था, किसी के अंदर एलिलिड्स था, उसके अंदर स्किन के माध्यम से होता है। ये इनकी बात नहीं कर रहे हम लोग, मेन किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो पाया जाता है उसके बारे में। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, नोज के द्वारा क्या होगा, श्वसन आएगा, आने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर ब्रीथिंग हो रही है, वो ब्रीथिंग, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग के अंदर क्या होगा, श्वसन आएगा, तो उसमें सारी गैसेज जाएंगी, उसके अंदर कंटेंट नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, सब चीजें गैसेज जाएंगी। आने के बाद में क्या होगा, वो किसके अंदर जाएगा, फेरिंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। देखिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे बक्कल कैविटी, फिर बाद में ग्रसनी, ग्रसिका, ऐसा पढ़ा जाता है। लेकिन ग्रसनी वाला रीजन किसका है, फेरिंग्स वाला रीजन किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ना कि एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है वो। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये किसका है, श्वसन तंत्र का पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये किस में आएगा, फेरिंग्स के अंदर आएगा। फेरिंग्स के बाद में किस में आएगा, लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स के अंदर आ गया। लेरिंग्स को क्या कहा जाता है, लेरिंग्स को कहा जाता है, इसके अंदर कंठ होता है ना, तो ये वाला रीजन उपस्थित रहता है, कंठ वाला जो रीजन है जिसको स्वर यंत्र कहा जाता है, तो ये लेरिंग्स के बाद में किसके अंदर आएगा, ट्रेकिया के अंदर। देखिए ट्रेकिया के अंदर ये ना, ये ग्रीन कलर, सॉरी
ब्लू कलर से शो कर रखा है इसके अंदर, ब्लू कलर से प्रदर्शित कर रखा है ना इसमें, ये देखिए, ये लाइक स्ट्रक्चर, ये राउंड अप शेप के अंदर कर रखा है प्रदर्शित। तो ये ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, सी आकार की एक छल्ले नुमा स्ट्रक्चर उपस्थित रहती है, कार्टिलेज जो उपस्थित रहता है। ये क्या होता है कि ये पाइप है ना, पाइप ही होता है। ट्रेकिया क्या होता है, वायु द्वार होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा, वायु आएगी। तो ये क्या होता है, वायु द्वार ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेकिया वाला रीजन है ना, इसके अंदर ये क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है चारों तरफ, सी शेप के अंदर, सी आकार के अंदर पाई जाती है ये। तो ये क्या होती है, जो ये पाइप है ना, ये पिचके ना, पिचकने का मतलब ये है कि ऐसे पाइप होता है, हम लोग जैसे पानी होता है ना, पानी आता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग प्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो वो क्या होता है, उतना प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाता है जितना उसका जितना जाना चाहिए, ठीक है ना, वो अवरुद्ध हो जाता है ना। तो इस वजह से ये मार्ग है ना अवरुद्ध ना हो, इस वजह से क्या है, ये सी आकार के, क्योंकि ये पाइप है, पाइप पिचक भी सकता है, वायु आएगी तो इस वजह से क्या होता है कि यहां पे क्या उपस्थित रहती है, ये कार्टिलेज उपस्थित रहते हैं सी आकार के। ओके, इसके बाद में क्या होता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में किसके अंदर जाएगा, ये ट्रेकिया के बाद में जाता है ब्रोंकाई के अंदर। किस में जाता है, देखो एक था ना, ये ब्रोंकाई में चला गया, ब्रोंकाई के बाद में किसके अंदर चला जाएगा, ये ब्रोंक्यूलस के अंदर चला जाता है। कहां पे चला जाता है, ब्रोंक्यूलस में। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर थी नलिका नुमा, उसको क्या कहा रहे थे, ट्रेकिया। इसके बाद में ये दो फर्दर डिवाइडेशन हो गई ना, दो ब्रांचेज के अंदर शाखाओं में विखंडित हो गई, तो इसको क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाई। और ये फर्दर और भी ज्यादा शाखाओं के अंदर, ब्रांचेज के अंदर बट गई, उसको क्या कह रहे हैं, यहां तक बात कर ली थी हम लोगों ने ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में क्या होता है कि फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है ब्रांचेज के अंदर, और ये किसके अंदर बट जाता है, ब्रोंक्यूलस के अंदर। किस में बट जाता है, ब्रोंक्यूलस के अंदर। जो ये ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रखा है इसके अंदर, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रखा है, ये क्या है, ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस है, फर्दर डिवाइडेशन ब्रांचेज के अंदर बढ़ जाता है। देखिए ये एक ही जो नलिका नुमा संरचना है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहा जाता है। जो श्वास नली होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है, दो ब्रांचेज के अंदर बट जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई होती है वो फर्दर डिवाइडेशंस और ब्रांचेज में बट जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूलस कहा जाता है, ब्रोंक्यूलस। अब देखिए ब्रोंक्यूलस होता है, उसके शीर्ष भाग के ऊपर क्या पाई जाती है, रेड कलर से जो प्रदर्शित कर रखा है, ये क्या है, एल्वेलाई है, जिसको वायु कोपिका या वायु कोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु कोपिका या वायु कोष्ठ, जो रेड कलर से प्रदर्शित कर रखी है। और इसके अंदर भी दोनों भागों में रेड जो राइट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट, दोनों के अंदर दो भागों के अंदर विभाजित है, लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट में। एल्वेलाई है, अब एल्वेलाई है तो एल्वेलाई के देखो एल्वेलाई है, और ये साइड के अंदर क्या है, रिप्स है, इंटरनल जो मसल्स हैं, ये रिप्स, ये ब्लू कलर से प्रदर्शित कर रखा है साइड के अंदर कॉर्नर में। देखिए तो ये रिप्स काम में आती हैं, जब बात करेंगे किस तरीके से ये रिप्स भी काम में आते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। डायफ्राम तो काम करता ही है, लेकिन रिप्स भी यहाँ पे काम करती है, वर्क करती है। अब देखिए ये क्या है, डायफ्राम है। अब डायफ्राम के अंदर भी क्या होता है कि देखिए, इसके अंदर ये डायग्राम को ठीक कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सॉरी, अब डायफ्राम वाले पार्ट की बात होगी, डायफ्राम यहाँ पे उपस्थित रहता है। अब जब रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग जिसको कहा जाता है, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, श्वसन को, श्वास अंदर लेना और छोड़ना, ये दोनों क्या कहलाती है, प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग एक वर्ड दिया जाता है, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, श्वसन को अंदर लेना और छोड़ना, दोनों प्रोसेस इसके अंदर चलती है। अब एक तो होता है इसके अंदर निःश्वसन, जिसको अंतर श्वसन कहते हैं। एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर सारी गैसेज उपस्थित हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सभी गैसेज उपस्थित है, और भी अदर गैसेज उपस्थित है। तो उन सभी को क्या होता है कि अंदर लिया जाता है। अब ऐसे तो है नहीं कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन आ जा मेरे पास में, यानी कि श्वसन की आवश्यकता है आपको, तो ऑक्सीजन को ऐसे थोड़ा ना बुलाओगे, थोड़ा ना वो तो क्या है कि सारी गैसेज ही आती है अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। एक होती है कि जिससे श्वसन अंदर आ गया और हमें जिन गैसेज की आवश्यकता नहीं होती वो वापस
चला जाता है एनवायरमेंट के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सपिरेशन एंड एक्सहेलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपिरेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको उच्च श्वसन या बयी श्वसन के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर इंस्पिरेशन और इनहेलेशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर उच्च श्वसन या बयी श्वसन, एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उतनी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात करते हैं वायुमंडल, यहां पे जैसे हम बात करते हैं कि जैसे इंस्पिरेशन होगा ना वो किस तरीके से होगा, वायुमंडल एनवायरमेंट है उसके अंदर जो उपस्थित गैसेज है वो कहां पे आएंगी, ये प्रोसेस चलेगी इसके अंदर कहां पे आएंगे, लंग्स के अंदर। ये लंग्स का दोनों पार्ट है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, इन दोनों के अंदर आएंगी। किस तरीके से देखिए, अब ये सबसे पहले कहां पे आएगी, देखो दो मार्ग होते हैं हमारे बॉडी के अंदर श्वसन के लिए। देखो प्रिमिटिव की बात नहीं कर रहे, एज ए ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें। काफी के अंदर स्किन के माध्यम से भी होता है, जैसे एलिनेट्स होता है, केचुआ जिसको कहा जाता है अर्थवॉर्म, उसके अंदर क्या होता है, स्किन के माध्यम से होता है। और काफी प्रकार के जैसे फिशेज होती हैं, तो फिशेज के अंदर क्या होता है, गिल्स के माध्यम से होता है, ट्रेके के माध्यम से होता है, ऑर्थोपॉड्स के अंदर। तो ये अलग अलग सिस्टम बना रहता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ऑर्थोपोडा से हुआ है। कहां से हुआ है, ऑर्थोपोडा से हुआ है। और जैसे डीसीआर बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने पहले, तो उसके अंदर कहां से हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमंथी से हुआ है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का एनिलिडा से हुआ है ओरिजिन, और इसका कहां से हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्थोपोडा से हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर उपस्थित गैसेज हैं, सारी गैसेज। अब जैसे गैसेज कौन सी, नाइट्रोजन है, कितना होता है, 78% उपस्थित है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट है O2, ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत उपस्थित है, 21% ये उपस्थित है एनवायरमेंट के अंदर। और CO2 कितना है, 0.03% ये एनवायरमेंट के अंदर उपस्थित है। ठीक है, ये बात कर ली। अब इसके बाद में क्या होता है कि एनवायरमेंट में तो उपस्थित है, ये क्या करेगा, नोस्ट्रिल के माध्यम से आए, ये फिर बाद में जो माउथ वाला ओरल कैविटी वाला सिस्टम है, माउथ के माध्यम से। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, श्वसन लेते हैं अंदर, तो किसके माध्यम से लेते हैं, नोस्ट्रिल के माध्यम से लेते हैं, जिसको नोज आप लोग कहते हो। अब देखिए नोस्ट्रिल होता है, तो नोस्ट्रिल के अंदर किस क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब जैसे नोस्ट्रिल होता है उसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होगा। और उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर्स पाई जाती है, जिसको रोम कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, रोम कहा जाता है। तो वो वहां पे क्या होंगे, उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि गैसेज अंदर जाती हैं। तो आप लोग भी श्योर हो कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर के माध्यम से क्या होंगे, अंदर जाएंगे। क्या होंगे, अंदर जाएंगे। अंदर जाने से क्या होगा कि जस्ट जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो क्या होंगे, वहां पे अवरुद्ध तो होंगे डस्ट पार्टिकल्स। तो ये एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, म्यूकस का तो सिक्रेशन हो ही रहा है वहां पे, म्यूकस का सिक्रेशन होते ही वो क्या हो जाता है कि वहां पे अवरुद्ध तो होंगे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स है, उसके माध्यम से कुछ भी और भी सूक्ष्म कण जा सकते हैं, बैक्टीरिया जा सकते हैं, या अदर माइक्रोब जो ऑर्गेनिज्म है वो भी जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, म्यूकस के द्वारा वहीं पे अवरुद्ध कर दिया जाता है, उस मार्ग के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो डस्ट पार्टिकल हो या फिर बाद में अदर जो भी चीजें जा रही हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वहां पे अवरुद्ध कर दिया जाता है। अलग चीजों की बात नहीं कर रहा मैं, डस्ट पार्टिकल के माध्यम से जो भी चीजें जा रही हैं रेस्पिरेशन के द्वारा, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के अंदर, तो वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होगा, तो एयर है वो ही जा पाएगी, और उसके साथ में डस्ट पार्टिकल जाएंगे, तो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो और हेयर वहां पे उपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। वहां पे अवरुद्ध हो जाने से क्या होता है कि फिर बाद में आप भी जानते हैं, कुछ समय के बाद में, कुछ समय का मतलब 3-4 दिन या 5-6 दिन के बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं ना, यानी कि नाखून से नेल्स होती हैं, ये फिंगर्स डाल के हटा देते हैं एक तरीके से, आप भी समझते हैं ये चीजें। तो ये क्या होता है, वो ही डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि एयर जाएगी, हवा जाएगी, तो हवा से क्या होगा, आप भी जानते हैं कि म्यूकस का सिक्रेशन होगा, डस्ट पार्टिकल जमा हो जाएंगे और वो सूख जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ओके, अब ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के माध्यम से फिर बाद में किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा फेरिंग्स के अंदर। अब देखो आप भी जानते हैं, पहले क्या है कि आप सभी लोग वैसे तो परिचित हैं इस वर्ड से, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि इसके अंदर जो ये वर्ड है ना,
फेरिंग्स जिसको ग्रसनी कहते हैं, लेकिन इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी बताते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये काम में आता है। ग्रसनी ग्रसिका यानी फेरिंग इसोफेगस इस तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन ये किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है फेरिंग्स, ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहले पढ़ा जाता था, लेकिन इस तरीके से वो प्रोसेस नहीं होता है। ये किसका पार्ट है? ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, अब देखो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद में किसके अंदर आएगा? फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। इसके बाद में लैरिंग्स, जिसको क्या कहा जाता है? ये देखो आपका कंठ है ना, यानी कि जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसके साउंड बॉक्स कंठ भी बोल सकते हैं या स्वर यंत्र भी बोल सकते हैं आप इसको, तो इसके अंदर आएगा। इसके बाद में कहां पे? देखो ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाला रीजन यहीं पे उपस्थित होगा, वो बताऊंगा मैं किस तरीके से। जैसे आप लोगों को हिचकी आती है या फिर बाद में और भी कुछ प्रोसेस होती है, तो वो एपिग्लोटिक ग्लोटिस का क्या रोल है वहां पे, तो वो भी बताऊंगा। अब देखिए ये किसके अंदर आएगा? लेरिंग्स के अंदर। अब लेरिंग्स के बाद में किस में आएगा? ये आएगा आपके ब्रोंकाई के अंदर। किसमें? ब्रोंकाई। अब देखिए लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया के अंदर आएगा, ट्रेकिया के अंदर आएगा, जिसको श्वास नली कहते हैं आप। तो श्वास नली के अंदर आएगा, जैसे फूड पाइप था ना इसोफेगस, उसी तरीके से इसके अंदर आएगा। जो श्वास नली है वहां पे तो फूड पाइप बोल रहे थे, अब इसके अंदर क्या होगा? जैसे भोजन मार्ग जो भी आ रहा है, ठीक है ना, फूड पाइप। तो अब किसके अंदर आएगा? ये कौन सा है? ट्रेक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रेक। इसके अंदर क्या होगा? ट्रेकिया के अंदर क्या होगा? श्वास नली के अंदर श्वास आएगा, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन आएगा, गैसेज जाएंगी, और यहां पे क्या होता है? कार्टिलेज उपस्थित होता है, सी आकृति का, सी शेप का क्या होता है? कार्टिलेज यहाँ पे बोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे उपस्थित होती है। वो क्यों उपस्थित होती है? देखो आप भी जानते हैं, जैसे नल पाइप सभी के रहते हैं घरों के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे नल होता है, जो पाइप होता है पानी का, तो उसको क्या करते हैं हम अदर जगहों पे ले जाके और फिर बाद में पानी वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या रहता है कि जब हम लोग क्या कर देते हैं, या तो पैर रख दे या फिर बाद में इसको दबा के रखते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो वो प्रॉपर मात्रा में जिस तरीके से जाना चाहिए पानी नहीं जा पाता ना, अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग रुक जाता है ना। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा कि अगर ये जो ट्रेकियल सिस्टम के अंदर ये कार्टिलेज नहीं उपस्थित होगा, बोन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाता है? पिचक जाता है एक तरीके से। कैसा हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा, प्रेस कर देते हैं ना एक तरीके से, उसको दबा देते हैं, तो उस तरीके से ये कैसा हो जाएगा? पिचक ना जाए। इस वजह से क्या होता है? ये कार्टिलेज इसके अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है यहाँ पे। अब देखो ट्रेकिया में चला गया, ट्रेकिया के बाद में किस में जाएगा? ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई का अभी बताया था मैंने, फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है, दो ब्रांचेज के अंदर, शाखाओं में विखंडी जो हो जाती है। यहां पे भी क्या होगा? ये कार्टिलेज उपस्थित होता है, पाया जाता है। यहां पे भी क्या होगा? ये देखो ये ब्लू कलर से प्रदर्शित कर रखा है ना, ब्लू कलर से, तो ये क्या है? ये कार्टिलेज उपस्थित है यहां पे भी। अब ये क्या करता है? कहां पे? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से क्या हो जाता है? ब्रोंक्यूलस के अंदर फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है, ब्रांचेज के अंदर बट जाता है। तो ये ग्रीन कलर से जो प्रदर्शित कर रखा है, ये देखिए ये ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रखा है ना, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के अंदर, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट के अंदर। तो ये क्या उपस्थित है यहाँ पे? ये उपस्थित है यहाँ पे ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के फिर ब्रोंक्यूलस से किसके अंदर जाएगा? ये एल्वेलाई के अंदर जाएगा। रेड कलर से जो प्रदर्शित कर रखा है ना लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर, तो ये राइट और लेफ्ट वाले पार्ट में, तो ये क्या है यहाँ पे? ये है एल्वेलाई, जिसको क्या कहा जाता है? वायु कूपिका कहा जाता है। वायु कूपिका कोष्ठ या वायु कूपिका के अंदर ये क्या चला जाता है? जो गैसेज होती है चली जाती है, और वहां पे फिर क्या होता है कि जैसे O2 होती है ना, ऑक्सीजन, उसको तो रख लिया जाता है। O2 को कितनी आई थी अपने पास में? इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के दौरान ये आई थी हमारे पास में कितनी? 21%। लेकिन यहां पे क्या होता है कि 4.6% को क्या कर लिया जाता है? यहां पे रख लिया जाता है, और उसके बाद में जो 17%, 16 से 17 एवरेज होता है, 16 या 17, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? ये वापस एनवायरमेंट के अंदर क्या होती है? चली जाती है, एक्सपायरेशन के द्वारा या एक्सहेलेशन के द्वारा, उच्च श्वसन या फिर बाद में वायु श्वसन के द्वारा। आ गया ना? कहां तक बात हुई हमारी? एल्वेलाई तक। एल्वेलाई तक क्या होगी? गैसेज आ गई। ये कौन सी प्रोसेस हुई? ये होगी इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। अब देखिए ये क्या होगी कि प्रोसेस की बात होगी, निःश्वसन या उच्च श्वसन जिसको कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होती है कि प्रोसेस तो होगी, लेकिन इसके अंदर मसल्स काम करती हैं। दो मसल्स यहां पे पार्टिसिपेट करती हैं, और जिस दौरान क्या होगा? ये डायफ्राम है ना, कैसा है? डोम शेप है, यानी गुंबदाकार जिसको कहा जाता है डोम शेप। ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा एकदम। किसके अंदर? जिसको निःश्वसन बोला जाता है, या जिसको हम लोग कहते हैं अंतःश्वसन। तो जिसके अंदर कैसा हो जाएगा? डोम शेप के अंदर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डोम शेप से किसके अंदर हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट आकृति का हो जाएगा। ओके,
अब इसके बाद में ये वाली प्रोसेस होगी, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं, जो मसल्स होती हैं, दो मसल्स होती है इसके अंदर, एक तो अरीय पेशियां होती है और एक होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। कौन सी? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, जिनको क्रमशः क्या कहा जाता है? रेडियल मसल कहा जाता है, या फिर बाद में फेरिंग मसल कहा जाता है, फेरिंग मसल कहा जाता है, या सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसको EICM के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? EICM के नाम से उसको जाना जाता है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। तो ये दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, जिस दौरान क्या होगा? ये डायफ्राम है, डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ये प्रोसेस की बात होगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? उच्च श्वसन या बाह्यश्वसन। कौन सी? उच्च श्वसन या बाह्यश्वसन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास में यहाँ पे एल्वेलाई था ना, एल्वेलाई के अंदर उपस्थित थी लंग्स के अंदर जो गैसेज, वो क्या होगा? बाहर एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएंगी। CO2 हो या नाइट्रोजन हो या अदर गैसेज हो, वो क्या हो जाएंगी? एनवायरनमेंट के अंदर वापस चली जाएंगी। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन या एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन कहा जाता है। सॉरी, उच्च श्वसन या बाह्यश्वसन के नाम से। इसके अंदर क्या? CO2 को लंग से बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस, वो तो अदर गैसेज हैं सारी, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या होंगी? बाहर चली जाएंगी, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया, अब देखो फर्स्ट वाली जो इंस्पिरेशन है वो कितने सेकंड में होती थी? 2 सेकंड का उसको टाइम लगता था। इस वाली प्रोसेस को कितना टाइम लगता था? 2 सेकंड का टाइम लगता था। लेकिन जो ये वाली प्रोसेस है, इसके अंदर कितना लगता है? 3 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? 3 सेकंड का इसके अंदर टाइम लगता है। और इसके अंदर भी क्या होती है? 2 मसल्स यहां पे पार्टिसिपेट करती है, काम करती हैं। अब देखिए वो कौन कौन सी है। एक तो होता है एब्डोमिनल मसल्स। कौन सी? उदरीय पेशियां, जिसको कहा जाता है एब्डोमिनल मसल। और एक होती है इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स। यहां पे कौन सी थी? एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल। और यहां पे कौन सी है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसको IICM के नाम से जाना जाता है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां जिसको कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन थी कितने प्रतिशत? 78% एनवायरमेंट में उपस्थित थी, नहीं चाहिए अपनी बॉडी को। ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी 4.6%, वो रख ली। इसके अलावा 17% जो थी, 16 से 17 एवरेज जो भी है, तो वो क्या होती है? वापस एनवायरमेंट में चली जाएगी। CO2 है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो क्या होती है? वापस चली जाती है। अब CO2 का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो वो भी देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से। तो ये क्या होगा? एल्वेलाई के अंदर था ना, एल्वेलाई ये हमारी यहाँ पे उपस्थित है, एल्वेलाई के अंदर था, तो एल्वेलाई से कहां पे चला जाएगा? अब पहले तो क्या हुआ था ये जो डायफ्राम था कैसा हो गया था? फ्लैट आ गया, टिका हो गया था। लेकिन अब कैसा हो जाएगा? वापस से डोम शेप के अंदर आ जाएगा। कैसे? एक्सपिरेशन के अंदर या एक्सहेलेशन में कैसा हो जाएगा? वापस से ये डोम शेप का हो जाएगा। इस एरो को इधर कर देते हैं हम लोग। ये कैसा हो जाएगा? वापस से डोम शेप का हो जाएगा, जिसको गुंबदाकार कहा जाता है। एल्वेलाई, एल्वेलाई से किसके अंदर जाएगा? ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस से एयर किस में जाएगी? ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नोस्ट्रल कैविटी या नोस्ट्रल के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में त्याग दी जाती है, छोड़ दी जाती है। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं और कौन कौन सी इसके अंदर प्रोसेस होती है। अब देखिए ये तो डायफ्राम की बात होगी। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर किस तरीके से ये काम करेंगी। देखो डायफ्राम होता है ना, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता उस दौरान, क्योंकि बेबी होता है ना, यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर बेबी होता है, तो ये क्या होता है? प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। तो उस दौरान कौन काम करती है? ये रिप्स काम करती है। कौन करती है? रिप्स काम करती हैं यहाँ पे। किस तरीके से? देखो बेबी रहेगा, तो बेबी रहने से क्या होता है कि प्रॉपर्ली ये डायफ्राम है ना, तो ये फ्लैट आकृति का या फिर बाद में डोम शेप के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है ना, ब्रीथिंग की जो प्रोसेस, उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? कौन काम करता है? हेल्प करता है? ये करता है रिप्स काम करती है। क्या करती है? रिप्स हेल्प करती है। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियरली आप लोगों को। अब देखिए कि जो क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस जो सारी टोटली जो प्रोसेस थी ना रेस्पिरेशन के अंदर, कौन कौन सी चीजें काम में आ रही हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर कहां पे आएगा? नोस्ट्रिल के अंदर आएगा। रेस्पिरेशन की बात हो रही है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से फिर बाद में फेरिंग्स के अंदर, जिसको ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स से किस में आएगा? लेरिंग्स के अंदर, स्वर यंत्र या कंठ जिसको कहा जाता है। लेरिंग्स से किसके अंदर आता है? श्वास नाल या श्वसन नलिका जिसको कहते हैं,
ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया के बाद में किस में आएगा, ब्रोंकाई में, श्वसनी जिसको कहते हैं, और ये किस श्वसनी का है, जो फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है ना ब्रोंक्यूलस के अंदर, ब्रोंक्यूलस में किस में आएगा, एल्वेलाई के अंदर, जिसको वायुकोपिका कोष्ठ कहा जाता है, वायुकोपिका, और फिर बाद में वायुकोपिका से किसके अंदर आएगा, ब्लड के अंदर। देखिए ब्लड होता है ना यहाँ पे, अभी मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये यहाँ पे एल्वेलाई उपस्थित है ना, एल्वेलाई के चारों तरफ क्या होती है, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है आर्टरीज और वेन की। वहां पे क्या होती है, जो रक्त केशिकाएं होती हैं, तो वो क्या होती हैं, रक्त केशिकाएं यहाँ पे उपस्थित होती हैं, आर्टरीज और वेन चारों तरफ उपस्थित होती है, जालक नुमा संरचना के ऊपर जो एल्वेलाई होती है वहां पे। अब ये क्या होगा, जब एल्वेलाई के पास में क्या उपस्थित है, ब्लड वेन्स आर्टरीज जो सारी चीजें उपस्थित है, तो ब्लड के अंदर क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, एचबी जिसको कहते हो आप लोग, क्या होता है, एचबी उपस्थित होता है। यहाँ पे एचबी उपस्थित है ना, तो ये किसको लेके जाएगा, O2 यहाँ पे क्या हो गई थी, रख लिए थे ना O2 को, तो ये O2 है, तो ये किसके साथ में जाएगी, ये हीमोग्लोबिन के साथ में जाएगी, और कहां पे जाएगी, ये जाएगी इसके साथ के अंदर, सेल के अंदर जाएगी। किस में जाएगी, सेल के अंदर जाएगी। अब सेल के अंदर चलेगी, सेल के अंदर क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलेगी। यहाँ पे क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलती है। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं, पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल, उनका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर देखो कि किस तरीके से होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, तो 6 मॉलिक्यूल O2 के, और उसके बाद में इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, देखो 6CO2 6H2O, और एनर्जी बनेगी यहाँ पे कितनी, 686 किलो कैलोरी, ठीक है। और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर 38 एटीपीज बनती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब देखो ये तो कौन सी बात होगी, एरोबिक कंडीशन। एरोबिक का कंडीशन का मतलब होता है वायुव्य श्वसन, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायुव्य श्वसन के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में एनारोबिक कंडीशन होगी ना, तो उसके अंदर क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन का मतलब है अवायवीय श्वसन, जिसको कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया जो उनके अंदर उपस्थित होता है। तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, इसका ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा एनारोबिक कंडीशन में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे निर्माण होगा लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन गई, CO2 बन गई ना। अब ये CO2 हमारी बॉडी को क्या चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। जो हमारे बॉडी को ब्लड होता है, ब्लड के अंदर वाटर है, वाटर कंटेंट तो उपस्थित होगा, और एनर्जी है, एनर्जी हमारी सेल्स होती है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्राप्त कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब ये CO2 है, CO2 वापस से किसके अंदर आएगा, सेल है, सेल के अंदर तो उपस्थित है, यानी कि जो भी प्रोसेस हुई है क्रेब्स साइकिल की। और ये फिर बाद में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वापस से लेकर आएगा, कहां पे लेकर आएगा, एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई से फिर बाद में ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग, लैरिंग से फेरिंग, और नॉस्ट्रल के द्वारा या किस बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बनी रहती है, जो प्रोसेस होती है, तो इस तरीके से। अब देखिए एक तो होता है इंटरनल जो रेस्पिरेशन है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा, आंतरिक जो श्वसन है, तो ये किस में होगा, सेल के अंदर होता है। और बाह्य श्वसन किसके अंदर होगा, ये लंग्स के अंदर होता है। किसमें होता है, लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे राइट वाला पार्ट है, ये 2 लोब्स होती है, इसके अंदर 2 पालियां बोला जाता है, और लेफ्ट वाले के अंदर 3 पालियों के अंदर विखंडित होता है। अब ये प्रोसेस की बात होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा। O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और रक्त का जो लाल रंग है वो किसके द्वारा, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, जैसे सर्द ऋतु होती है, सर्दियों के दिन अब भी चल रही है, तो इसके अंदर सर्द ऋतु स्टार्ट हो गई, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब विलेजेज हो या फिर बाद में सिटी, सभी जगहों पे जलाई जाता है, कोयले जलाते हैं ना, जिसको सिगड़ी कहते हैं, सिगड़ी के अंदर कोयले रखे और फिर बाद में उसको जलाया जाता है। तो उससे जो कोयला है, कोयले जलने से किसका
फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, उससे निर्माण होगा, यानी क्या निकलेगी, धुआं। धुआं के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके अंदर। जैसे वुडन जो भी मटेरियल है, तो वुडी मटेरियल उसको जलाएंगे, या कोयला है तो ईंधन जिसको जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। निकलने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाएगा। ऑक्सीजन तो कम मात्रा के अंदर उपस्थित है, लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ में होगी, ये ज्यादा होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होगी। इसको लेकर जाएगा, कहां पे लेकर जाएगा, सेल के अंदर। अब देखो काफी बार ऐसे सोचते हो, सुनते हो ना, कि जैसे सिगरेट होती है या फिर बाद में जो भी स्मोकिंग करते हैं कैंडिडेट, और उसके बाद में पास में कोई कभी कैंडिडेट बैठा हुआ है, तो उसको क्या होते हैं, चक्कर आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑक्सीजन को वो लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन, तो उस जगह किसको लेकर जा रहा है, वो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जा रहा है। अब सेल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो आप लोगों को पता है कि वो बेहोश तो होगा ही, यानी कि उसको चक्कर आएंगे ऑब्वियसली। और आप लोगों को पता है कि खटिया होती है या फिर बाद में जो भी बेड होता है उसके पास में जला के रख देते हैं सिगड़ी को रात्रि के टाइम पे, और फिर बाद में उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। निकलने से क्या हुआ, रूम तो बंद ही है ना, विंडोज ये सब कुछ क्लोज होती है सर्दी ऋतु के अंदर, तो इस वजह से क्या होगा कि वो पूरी जगहों पर फैल जाएगा धुआं। फैलने से क्या होगा, वो रेस्पिरेशन के द्वारा अंदर बॉडी के अंदर भी लाई जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, और फिर बाद में सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, टाइम पे अगर उस कैंडिडेट को नहीं देखा जाता है तो वो मृत भी हो सकता है, मर भी सकता है, किल हो सकता है वो। ओके, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन किसके अंदर, सेल के अंदर, और ये प्रोसेस इस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ये तो नहीं होगा इसके अंदर कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रॉपर मात्रा में नहीं है, एनारोबिक कंडीशन होगी। एनारोबिक कंडीशन का तो बता ही दिया, लैक्टिक जो अम्ल है उसका फॉर्मेशन होगा एसिड का। लेकिन ये हीमोग्लोबिन किसको लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को सेल के अंदर लेके जाएगा। सेल के अंदर लेके जाने से क्या होगा कि चक्कर आने लगेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे पहुंच रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं जिसे बता ही देता हूं, एग्जांपल है, वैसे लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए इसको हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन नहीं, मैं फॉर एग्जांपल वैसे ही बता देता हूं कि लेके ट्रांसपोर्टेशन का काम तो कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है, लेके जाने का और लेके आने का। ओके, एक बॉय जो होता है, ठीक ना, बॉय जो होता है, तो जैसे और जैसे गर्ल्स होती है, तो गर्ल्स क्या होती है, फर्स्ट टाइम पे जब बॉय से मिलने जाती है, ठीक है ना, तो उस टाइमिंग दौरान क्या होता है कि जब अगर वो अच्छी, यानी कि उससे सुंदर दिखने वाली अगर गर्ल्स को उसकी सहेली या फ्रेंड जो भी है उसको साथ लेके जाएगी, तो क्या होता है कि जैसे बॉयज से फर्स्ट टाइम पीरियड में मिलने जा रही है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ रहेगा, वो ज्यादा सुंदर है दिखने वाली उसकी तरफ ज्यादा रहेगा ना अट्रैक्शन, ना कि उसकी खुद की फ्रेंड की तरफ। तो वही कंडीशन इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, बॉयज है, और ये क्या है, इसकी फ्रेंड है, और ये क्या है, इस जो फ्रेंड है ना उसकी फ्रेंड है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ज्यादा सुंदर अच्छी अट्रैक्टिव दिखने वाली। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा अट्रैक्टिव, यहाँ पे बस फॉर एग्जांपल बताया मैंने। तो ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ रहेगा, वो ज्यादा सुंदर दिखने वाली उसी की तरफ रहेगा ज्यादा, ऑब्वियसली। ओके, तो इससे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई ना रिलेशन है इसका, ठीक है ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही मैंने बताया। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस बने रहती है इसके अंदर, ठीक है। ये कंडीशंस थी वो सारी हम लोगों ने